हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में कुछ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो न्यूज़ में थे, उनके रिगार्डिंग हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों था। देखो, पहले तो ना पिछले दिनों ना एक सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज़ चल रही थी। उसके अंदर बोला क्या जा रहा था उस न्यूज़ के अंदर कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। पर मैंने बोला क्या है, दिस इज़ अ फेक न्यूज़, क्योंकि इंडिया की जीडीपी अभी 4 ट्रिलियन डॉलर नहीं हुई है। अभी 3.6 इसके आसपास चल रही है, 3.7 के आसपास। ठीक है, तो कोई भी जो नंबर आपको कह रहा है 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, वो गलत बता रहा है, वो फेक न्यूज़ आ गई थी। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो न्यूज़ है क्या? न्यूज़ दरअसल में ये है कि इंडिया का, जब मैं बात करता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैं डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। इसके ऊपर आपके जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं, उनकी टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन ने 4 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर दिया है। समझे? ये है न्यूज़। जीडीपी की कोई बात नहीं हुई, जीडीपी तो अभी 3.7 के आसपास है। तो लोग गलत तरह से फेक न्यूज़ चली जा रही है कि जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। नहीं, यहाँ पर बात क्या हुई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन जब आप निकालोगे, वो नंबर आएगा कितना, 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा। समझते हैं थोड़ा? पहले तो सर ये बताओ कि आखिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, बट फिर भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने रिलायंस कंपनी है। ठीक है, अब रिलायंस के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि रिलायंस के 500 शेयर्स हैं, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, और आप बोलोगे सर एक शेयर की जो कीमत होती है, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, उसकी कीमत क्या है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू उसको बोलते हैं। मान लो शेयर की कीमत है सर 100 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 500 शेयर है, उनकी कीमत है हर शेयर की 100 रुपये। तो कहीं ना कहीं टोटल वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर इनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर इनटू द वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर ये आ जाएगी 50,000। तो ये 50,000 क्या आया? अरे इसी को हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जो मार्केट कैप बोला जाता है। बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बात हो रही है हमारी किसकी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी की। एक्सचेंज आप समझते होंगे, एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी सामान आप खरीदते बेचते हो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे खरीदते हो और बेचते हो। क्लियर है बात? तो वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, अलग अलग। उन सभी कंपनीज का अपना अपना कुछ कुछ मार्केट कैप होगा। तो इस तरह से जब आप सारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे ना, बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स का, तो उस पर्टिकुलर नंबर ने 4 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर दिया है। आई होप ये मीनिंग अब क्लियर होगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा कि आखिर ये 4 ट्रिलियन डॉलर क्या चीज़ है। क्लियर है ये बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी डिटेल में चर्चा करते हैं। बट आप में से काफ़ी सारे बच्चे ना, एक चीज़ था कि कई बार मेरे साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, स्पेशली इकॉनमी वीकली वालों के साथ उतना मेरा, ठीक है ना, कि हम हर हफ्ते मिलते हैं, बेसिकली कई बार नहीं मिल पाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, तो यहाँ पर मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो जो भी मेरी क्लासेस होंगी, उनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज में यहीं पे आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। ठीक है, या तो इसको स्कैन कर लीजिए या फिर इसको आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखो, एक बात चलो हमें समझ आ गई कि सर मार्केट कैप क्या होती है और किस तरह से ये चीज़ हो गई है। अब क्या आप ऐसा बताओगे कि दुनिया में सर इंडिया की जो वैसे मार्केट कैप है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करी, तो इससे बियॉन्ड भी कोई है? द आंसर इज यस। देखो, 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, यूएसए, चाइना, जापान, मतलब कंट्री नहीं बोलना चाहिए, और हांगकांग। ये जो 4 वहाँ की स्टॉक मार्केट्स है ना, इनकी अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए, तो मार्केट वैल्यू हमारे यहाँ से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। तो एक तो चलो ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा, जो मैं आपको बता रहा था कंपैरिजन जीडीपी के साथ, मैंने जैसे बताया ना कि सर मार्केट कैप तो बीएससी स्टॉक्स की 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है,
पर हमारी जीडीपी लगभग 3.7 मान लेते हैं या 6 मान लेते हैं, जो भी आप कहना चाहो, इसके आसपास है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मार्केट कैप है वो जीडीपी से ज़्यादा है? द आंसर इज यस। और दुनिया में ना ऐसी सिर्फ 5 ही कंट्रीज हैं, मतलब अब इंडिया छठा हो गया है। अब दुनिया में इंडिया के अलावा बस 5 ऐसी कंट्रीज है जहां पर उन कंट्रीज की जो मार्केट कैप है उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। सर ये 5 कंट्रीज आखिर कौन सी हैं? देखो इसमें आपका यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान एंड लास्टली आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिन देशों की जो आपकी बात करेंगे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पर कैसे हो पाया, मतलब हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ये क्यों हो पाया है? देखो बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे के। अगर आप पिछले कुछ टाइम के अंदर देखोगे ना तो बहुत सारी कंपनीज हमें लिस्टेड देखने को मिली है, स्पेशली जैसे नंबर ऑफ आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे अभी आई थिंक बहुत सारे निकलते रहते हैं ना। टाटा टेक का भी निकला, बहुत सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करी थी। तो इस तरह से आईपीओस बहुत सारे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन को $4 ट्रिलियन के बियॉन्ड लेके जाने के अंदर। बाकी देखो इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपके बाहर से पैसा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, वो यहाँ पे ठीक ठाक पैसा लगा रहे हैं। बाकी आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स का भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट भी यार अच्छी खासी चल रही है। तो उसने भी हेल्प किया है। तो जब भी किसी देश का अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वहाँ पे हर चीज़ के अंदर हम ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट हेल्प्स। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, स्पेशली मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना? एंड आने वाले समय के अंदर भी ना हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया बढ़िया ही परफॉर्म करेगा। रीज़न भी अगर आप नोटिस करो ना, तो आज के समय अगर आप थोड़ा चाइना के साथ कंपैरिजन करो, तो चाइना की इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। वो ग्रोथ रेट जो आज से हमें 15 साल 20 साल पहले चाइना की दिखती थी ना, आज उस तरह की ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिल रही है। कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। डिफ्लेशन का कई बार यहाँ पे इशू आ जाता है कि नहीं? तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं, ये इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि इंडिया इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए अपनी इकोनॉमी को और भी आगे बढ़ाता रहे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट कैप आखिर चीज़ क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि जो हमारे कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्सेज, वो स्टार्ट हो रहे हैं 11 दिसंबर से। और ये करोल बाग में तो स्टार्ट हो ही रहे हैं, बट उसके अलावा आप मुखर्जी नगर, आपकी बिहार के अंदर आपका पटना, एंड उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ है, यहाँ पर भी ये कोर्सेज आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना, तो इन आप कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक भी दे दिया है। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है ना, तो आप ये जो नंबर है ना 7007931912, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सारे आप रिजॉल्व कर दिए जा पाएँ। और ये आप जानते ही हो, ये जो पूरा हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ये सीटीआर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर कोई भी चीज़ रेलेवेंट है ना, वो हमारी टीम उसको प्रॉपर्ली कवर करेगी। ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एम्पलीफाई 2.0। पहले तो ना देखने में बहुत अजीब-सा लगता है कि मतलब इस तरह के शब्द जब हमारे सामने आ जाते हैं ना कि एम्पलीफाई 2.0 किसके साथ लिंक्ड है, तो हम नहीं गेस कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा एक बार हम काम करते हैं, इसकी एक बार ना इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। तो एम्पलीफाई की फुल फॉर्म क्या है? असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी इंडिया। आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें इसकी फुल फॉर्म याद करनी है? द आंसर इज नो, याद नहीं रखनी। पर मैंने फुल फॉर्म आपको इसलिए बताई ताकि एक आइडिया लग पाए बात किसकी हो रही है। लिवेबल, अच्छे से रह पाए वहाँ पे, इंडिया फ्यूचर रेडी बन पाए, तो उसके रिगार्डिंग असेसमेंट मॉनिटरिंग कुछ ऐसी बात करी जा रही है। बेसिकली हो पता क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अलग अलग हमें
सिटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सिटीज के अंदर क्या दिक्कतें हैं, उन सिटीज की अर्बन डेवलपमेंट कैसे करी जा सकती है, इन अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर पॉलिसी है या फिर पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें सर हमें कैसे पता लगेंगी, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास होगा एक डेटा। क्लियर है बात, डेटा होगा अलग अलग सिटीज से, और इस डेटा को यूज़ कर सकता है कौन, आपके अकेडमिशियंस कर सकते हैं, रिसर्चर्स कर सकते हैं, और भी अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस डेटा को यूज़ करेंगे। इस डेटा को यूज़ करके वो बनाएंगे क्या, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट को अच्छे से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये काम है किसका, इस एम्पलीफाई 2.0 का। क्या ये बात समझ पाए कि एक सिंगल पोर्टल के ऊपर ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक सवाल आपके दिमाग में और आएगा, सर अगर ये पोर्टल है तो कोई मिनिस्ट्री इसके साथ लिंक्ड है क्या? आंसर इज यस। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये वाली जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है ना, ये यहाँ पर इसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं है, ये पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये मिनिस्ट्री का नाम और आखिर ये है क्या, बस इतना ही ध्यान में रखना है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एम्पलीफाई। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। पहले ना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं। देखो, पहले तो आप समझो, जैसे आप जानते हो आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब आरबीआई ना क्या करता है, आरबीआई एक लिस्ट निकालता है। अच्छा ठीक है, किस बात की लिस्ट? देखो इंडिया में, आप मुझे बताओ, इंडिया में तो बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंक हैं, नो कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। पर यहाँ पर भी ना इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर इसका क्या मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इमेजिन करते हो, आपके दिमाग में आता है यार ये तो बहुत बड़ा बैंक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कल को एसबीआई डूब गया, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मान लो एसबीआई डूब गया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्यों सर? अरे क्योंकि एसबीआई इतना बड़ा है, इट इज़ टू बिग। बोलते हैं ना कि टू बिग टू फेल, इट इज़ वेरी वेरी बिग। बहुत सारे लोगों का इतना इसके अंदर अकाउंट है, किसी ने लोन ले रखा है एसबीआई के साथ, कभी ना कभी हमारा पाला पड़ा ही है, आप सबका ही पड़ा होगा ना, है कि नहीं? तो एसबीआई जो बैंक है ना, इट इज़ वेरी बिग, और इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही हैवी इम्पैक्ट होता है। तो अगर ऐसा है ना, एसबीआई का केस अगर ऐसा है, तो हमें ना कहीं एसबीआई की क्या हालत है, क्या एसबीआई ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये आरबीआई को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। सर सही बात है। तो यहाँ पर ना जब हम बात करते हैं नॉर्मल बैंक्स की, तो नॉर्मल बैंक्स को कुछ कंडीशंस माननी पड़ती हैं, पर एसबीआई जैसे जो बहुत बड़े बैंक्स हैं, इनको कुछ एडिशनल कंडीशंस भी बताई जाती हैं कि आपको ये सब भी मेंटेन करना है ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। जैसे आपके इक्विटी वगैरह को हो गया, कॉमन इक्विटी टीयर 1 जैसे हो गया, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बढ़ाई जाती हैं, आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है ना, जो इनके होते हैं ना रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है, जो एसेट मतलब जो लोन होते हैं, उनका जो भी रिस्क होता है उसके हिसाब से इनको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इक्विटी टीयर 1 के रिगार्डिंग इनको यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती हैं। सर कौन कौन से ऐसे बैंक हैं? क्या सिर्फ एसबीआई है? नहीं, एसबीआई तो है ही है, उसके अलावा आपका आईसीआईसीआई बैंक, एंड तीसरा आपका एचडीएफसी बैंक। ये तीन ऐसे बैंक हैं जिनको आरबीआई के द्वारा डी सिप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। डी सिप क्या होता है? डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक, या फिर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो इंडिया में तीन बैंक कौन से हैं? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। आप पूछोगे सर पंजाब नेशनल बैंक नहीं है? नहीं, इस लिस्ट के अंदर आरबीआई ने तीन ही यहाँ पे बैंक्स बता रखे हैं। ठीक है, अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी ना, ये आरबीआई ने स्टार्ट करी 2014 के अंदर, ताकि इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी यहाँ पे रखी जा पाए। ओके, इसी तरह से ना एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम जी सिप। अब जी सिप क्या है सर? अरे सिप तो वही है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। जी का मतलब होता है ग्लोबल। तो दुनिया भर में भी कुछ ऐसे बैंक्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जेपी मॉर्गन का एग्जांपल बताता हूँ। नाम सुना होगा आप सभी ने जेपी मॉर्गन का। अब जेपी मॉर्गन की प्रेजेंस सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये तो बहुत कंट्रीज के अंदर है। और अगर जेपी मॉर्गन डूब गया
तो दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको थ्रेटनिंग हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से ना, जैसे आरबीआई क्या करता था, डी सिप्स के लिए लिस्ट देता था, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, उसी तरह से एक हमारे पास क्या है, एफ एस बी। क्या है मैंने बताया, एफ एस बी। सर एफ एस बी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इज एफएसबी। ये क्या है सर, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो बेसिकली ना आपकी स्विट्जरलैंड के अंदर जो बेसल है ना, वहां पर ये इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी के थ्रू बेसिकली मॉनिटर किया जाता है पूरा आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो यही एफएसबी क्या बताता है कि कौन कौन से बैंक्स ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब इनके लिए भी अलग से क्राइटेरिया होगा कि क्या क्या इनके और क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया के अंदर हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया है, पर हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि सर क्या कोई इंडिया का बैंक जी सिब है। द आंसर इज नो। समझ पाए? जब मैं डी सिप की बात कर रहा हूँ वो तो आरबीआई दे रहा था, वहां तो उसने तीन बात कर दी कि भैया एसबीआई हो गया आपका, एचडीएफसी हो गया और आईसीआईसीआई हो गया, ये तीनों डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। पर ग्लोबल ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, वहां पर इंडिया का कोई भी बैंक नहीं देखने को मिलता। आपको दुनिया भर की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि जेपी मॉर्गन है इस तरह से, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन जी सिप्स में नहीं है। पार्टिसिपेशन कहने का मतलब कि कोई भी बैंक को ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इंडिया का कोई भी कंसिडर नहीं किया जाता। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो लिस्ट का नाम भी ध्यान में रखोगे, कौन इसको रिलीज करता है। डी सिप को आरबीआई कर रहा था, जी सिप को आपका एफएसबी यहाँ पे कर रहा है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, कुछ टॉपिक हमने डिस्कस करे। इसके अलावा दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था विद रिगार्ड्स टू एफडीआई के बारे में। देखो, बहुत सारे बच्चे ना एफडीआई और एफआईआई में कंफ्यूज हो जाते हैं, या एफपीआई कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो। देखो, जब हम बात करते हैं ना एफडीआई की, तो एफडीआई बेसिकली क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वो पैसा जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आया है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, ये शॉर्ट टर्म नेचर का रहता है। देखो, समझने की बात करना, यहाँ पे पता क्या होता है एफडीआई के अंदर, एफडीआई के अंदर आपका काम होता है, चलो प्रॉफिट कमाना एक पर्पस है, बट एट द सेम टाइम इनका मैनेजमेंट के अंदर और उसकी फंक्शनिंग के अंदर, कंपनी के अंदर भी यहाँ पे कंट्रोल लिया जाता है। एफआईआई के अंदर जो काम होता है ना, वो सिर्फ आपका प्रॉफिट का होता है। कहने का मतलब क्या, कि मान लो कोई बाहर से बंदा है, वो इस कंपनी के अंदर कुछ पैसे डालता है, मान लो उसके शेयर्स खरीद लिए, पर उसका काम पता क्या है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि यार ये कंपनी से उस थोड़ा पैसा कमा पाऊँ। जैसे ही उसको लगेगा यार कंपनी से मैंने प्रॉफिट कमा लिया, वो तुरंत के तुरंत पैसा लेके रफू चक्कर वापस। समझे इस बात को? मतलब रफू चक्कर नहीं, पैसा लेके बिल्कुल वापस चला जाएगा। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करना। तो इस वजह से क्या होता है ना, एफआईआई को जो पैसा होता है, ये बहुत जल्दी से आता है, बहुत तेजी से बाहर भी चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, हॉट मनी। समझे इस बात को? तो एफआईआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, ठीक है, तो ये सिर्फ आपका लिस्टेड कंपनीज के अंदर हो सकता है। वेयर एस जो मैं एफडीआई की बात कर रहा हूँ, ये लिस्टेड के अंदर भी होता है और आपका अनलिस्टेड के अंदर तो होता ही होता है। ठीक है, लिस्टेड के अंदर कब होगा, अगर 10% से ज़्यादा वो स्टेक एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एफडीआई बोल देंगे। 10% से कम है तो उसको हम एफपीआई यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए एफडीआई और एफपीआई के। ये थोड़ा ना एफडीआई क्योंकि लंबे समय के लिए आया है, थोड़ा यहाँ पे स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं जैसे एफआईआई के अंदर हॉट मनी था वैसा नहीं होता। तो अब जरा देखते हैं, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है एफडीआई के रिगार्डिंग, वो कह रहा है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा लिस्टेड कंपनी के अंदर करी जाती है। नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया कि अनलिस्टेड के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो बी पे आएंगे, पहले सी देख लो। सी कह रहा है इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। अरे नहीं यार, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, वो डेट वाला की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा कह रहा है इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एफआईआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे नहीं भैया, ये बात भी गलत है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एफआईआई तो इधर हमें देखने को मिलता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यस दैट इज ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे उसने सिंपली पूछा है कि बॉन्ड यील्ड ना किस किस चीज से इफेक्ट होता है।
देखो बॉन्ड यील्ड तो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होती है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। बेसिकली जो आपका बॉन्ड प्राइस है ना, वही कहीं ना कहीं डिटर्मिन करता है कि आपकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी। अगर मान लो किसी आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो यील्ड होगी वो अकॉर्डिंगली कम होती रहेगी। एंड अकॉर्डिंगली अगर प्राइस नीचे जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो यील्ड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक बात है सर। अब देखो किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे चेंज होता है, ऊपर या नीचे कब जाता है, ऑब्वियसली उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो आपके यूएस फेडरल रिजर्व ने कुछ एक्शन किया, मान लो रेट हाइक कर दिया या रेट कम कर दिया, क्या उसका इफेक्ट बॉन्ड के प्राइस के ऊपर आएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा, और यील्ड के ऊपर भी आएगा। सिमिलर काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। साथ साथ इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई कितनी चल रही है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से लोग एक बॉन्ड को कम या ज़्यादा खरीदेंगे। उसके हिसाब से क्या होगा, आपके बॉन्ड यील्ड्स इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। देखो यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट पूछ लिया इन्फ्लुएंस्ड। कल को वो ये भी पूछ सकता है कि किससे आपके दाम बढ़ते हैं या बॉन्ड यील्ड कम होती है या ज़्यादा होती है। तो वो पॉइंटर्स भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर करे हुए हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर कभी और जब बॉन्ड को और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तब दोबारा से कभी और भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये तो हो गए पिछले हफ्ते के क्वेश्चन। अब मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इस वाले पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एंड सेकेंडली ये जो दूसरा क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू आईएमएफ, इसका आंसर क्या होगा, नीचे आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क कीजिए, इकोनॉमी को कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, तभी इंश्योर किया जा सकता है कि इकोनॉमी एक जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आपको टफ ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।